हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो का जो विषय है हिंदी कहानी है। इसमें हिंदी कहानी में हमने आपको उद्भव एवं विकास के बारे में विस्तार से समझाया है और बहुत ही अच्छे तरह से हमने इसकी व्याख्या की है कि आपको जो कहानी का उद्भव हुआ और विकास हुआ और किस किस चरण में हुआ, किस तरह से हुआ, वो सब हमने विस्तार से आपको इस वीडियो में समझाया है। आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। जो स्टूडेंट आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और हमने अभी आपको बताया कि हमारा जो आज का विषय है कहानी के बारे में है और कहानी का उद्भव एवं विकास के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो हम देखेंगे उसका उद्भव कैसे हुआ, जो कहानी का जो शुरुआत हुई है वो किस तरह से हुई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधुनिक जो हिंदी की शुरुआत हुई, इसका जो स्वरूप था वो अंग्रेजी तथा बांग्ला कहानी से प्रभावित था। जो आधुनिक हिंदी कहानी का जो स्वरूप था, ध्यान से सुनिएगा आप सब बातें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुनने से ज़्यादा, जब हम सुनते हैं ध्यान से तो उसको हम ज़्यादा पकड़ते हैं और उसको अच्छे से अटेम्प्ट भी करते हैं। फिर पढ़ने से कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में नहीं जाता है, तो सुनने से भी जाता है। तो ध्यान से सुनना। अब जो आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप है वो अंग्रेजी तथा बंगला कहानी से प्रभावित हुआ और हिंदी की जो प्रथम कहानी है उसको लेकर विद्वानों में मतभेद भी रहा है, लेकिन फिर भी मानी गई है प्रथम कहानी। कुछ विद्वान जो इंशा अल्लाह खां हैं उनके द्वारा रानी केतकी की कहानी जो प्रकाशित हुई 1803 ईस्वी में हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इसी प्रकार से जो अमेरिकी पादरी रेवरेंड जे न्यूटन है उनके द्वारा जो लिखी गई है एक जमींदार का दृष्टांत जो 1871 ईस्वी में आई, और राजा भोज का सपना जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई, और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई, और 11 वर्ष का समय जो 1903 में रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई, और इंदुमती 1900 में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई। इन्हीं सभी कहानियों को प्रथम कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। लेकिन श्रेय प्राप्त तो है, परंतु ये जो इनमें मतभेद रहा है कि इसमें से पहली कहानी कौन सी मानी जाए। लेकिन फिर भी कौन सी कहानी को माना गया? आधुनिक शोध के अनुसार माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक टोकरी मिट्टी 1901 हिंदी को प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हिंदी कहानी की विकास यात्रा के जो निम्नलिखित बिंदु हैं उसके विस्तार से हम उसको समझेंगे। आपको बता दें कि जो विकास हुआ कहानी का, पहले तो हमने उद्भव जाना, अब हम जानेंगे कि विकास किस तरह से हुआ कहानी का। तो जो प्रेमचंद जी थे उनमें जो कहानी का विकास था काफ़ी फला फूला, यानी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ। लेकिन उनसे पूर्व भी, प्रेमचंद जी से पूर्व भी कहानियाँ लिखी गई। प्रेमचंद जी तो थे ही कहानी के सम्राट, ठीक है। इनके बाद प्रेमचंदोत्तर युग आया, इनके बाद का जो युग है उन्होंने भी कहानी लिखी, और प्रेमचंद जी के बाद भी स्वतंत्रता उत्तर यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद कहानी लिखी गई वो भी अच्छी कहानियाँ और आज तक भी लिखी जा रही हैं, उसके बारे में हम सब जानेंगे। देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रेमचंद पूर्व कहानीकार कौन थे और उनकी कहानी कौन सी थी। आपको बता दें कि हिंदी कहानी के जो विकास की यात्रा शुरू हुई वह सरस्वती तथा इंदु पत्रिकाओं के माध्यम या प्रकाशन से हुई। ये ज़रूर आप नोट डाउन करें। हिंदी की आरंभिक कहानियाँ इन्हीं पत्रिकाओं में छपती थी। 1907 में बंगवेला राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1910 और 11 में जयशंकर प्रसाद की कहानी 1911 में आई, और प्रेमचंद में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी प्रमुख आता है। उनके द्वारा लिखी गई उसने कहा था जो 1915 में आई, बहुत ही लोकप्रिय कहानी साबित हुई है, मतलब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। यह कहानी उद्यान प्रेम की कहानी है। कला की दृष्टि से यह कहानी उत्कृष्ट मानी जाती है। प्रेमचंद जी से पहले प्रेमचंद, विशंबरनाथ शर्मा, प्रेमचंद पूर्व युग में कौशिक, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आदि कहानीकार आते हैं। ये प्रेमचंद युग के हैं सबके सब। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर तथा विशंबर नाथ शर्मा कौशिक कहानी रक्षाबंधन जो है प्रेमचंद प्रेम युग की कहानियाँ कही जा सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस युग में चरित्र प्रधान घटना ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी, कहानी का वैश्विक रूप प्रेमचंद युग में निखर कर सामने आया था। अब आते हैं प्रेमचंद युग पर। प्रेमचंद युग से प्राय इस युग से जिसमें प्रेमचंद प्रौढ़ कहानियों की रचना कर रहे थे या रचना की गई। इस युग में हिंदी कहानी का स्वरूप का बहुत अधिक विकास भी हुआ। इस युग में हिंदी कहानी की कलात्मकता जो है सामने आई। हिंदी के जो संस्कृत परिष्कृत कलात्मक रूप का प्रयोग कहानी में हुआ, ठीक है।
कहानी के सभी जो आवश्यक तत्व थे, कथानक, संवाद, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण, भाषा, उद्देश्य सभी इस काल में जो है निखर कर आए। जो प्रेमचंद युग था उस युग में सब ये चीज़ें, जितने भी तत्व होते हैं कहानी के, आपको यहाँ पर कहानी के तत्व भी पता चल गए कितने होते हैं। ये सभी तत्व उनके समय में बाहर यानी निकल कर आए या निखर कर आए। किसी युग में कहानी में भावना और मानसिक द्वंद्व का समावेश भी हुआ है। इस युग में सबसे बड़े कहानीकार मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रेमचंद जी हैं, और इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर में संकलित हैं, और ये 8 भागों में विभक्त है। आपको उनकी प्रमुख कहानियाँ बता देते हैं। बड़ी घर की बेटी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ठाकुर कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, कफन आदि। पंच परमेश्वर उनकी 1915 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे अगले उस पर चलते हैं टॉपिक पर। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा आदर्शवाद से आरंभ की, परंतु धीरे धीरे वे यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न समस्याओं, बुराइयों का वर्णन भी किया, क्योंकि उनकी जो कहानी थी आदर्शवाद और यथार्थवादी कही जाती है। इस तरह का प्रश्न भी बनता है प्रेमचंद जी के ऊपर कि आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद से संबंध किसका है, तो वो प्रेमचंद जी का है। चलिए आगे चलते हैं। इनको कहानी सम्राट भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर कहा था, कहानी सम्राट कहा जाता है इनको। प्रेमचंद युग के दूसरे प्रमुख कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा आदि प्रतिनिधि कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। उन्होंने मुख्यतः ऐतिहासिक कहानी लिखी। इनके जो नाटक हैं वो भी ऐतिहासिक हैं, कहानी भी ऐतिहासिक है। ठीक है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की प्रमुख कहानी जो इन्हीं के जो समय समकालीन है प्रेमचंद जी के, ताई रक्षाबंधन, पगली काकी। इनकी ताई और रक्षाबंधन बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। सुदर्शन की जो कहानी है वो भी आदर्शवादी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सुदर्शन जी हैं वो प्रेमचंद जी के क्या क्या कहना चाहिए कि उत्तराधिकारी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आदर्शवादी कहानी लिखी और प्रेमचंद जी ने भी लिखी। उनकी कहानी हार की जीत बहुत ही मतलब प्रसिद्ध कहानी रही है, और ये बच्चों की जो है 5th से 8th क्लास तक की क्लास में भी छोटे रूप में, संक्षेप रूप में कहानी आती है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य जगत में जो प्रेमचंद का युग है बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और लोकप्रिय साबित हुआ। प्रेमचंद युग के 2 अन्य प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं वे पांडे बेचन शर्मा कौशिक और यशपाल जी हैं। यशपाल जी भी बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं अपनी कहानियों के कारण, और कौशिक जी भी। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी यथार्थवादी लिखा। उन्होंने समाज के विभत्स चित्र और अपनी कहानियों को प्रस्तुत किए। प्रतिनिधि कहानियों में उनकी उसकी माँ और सन की अमीर हैं। ठीक है, चलिए यशपाल जी के बारे में देखते हैं। यशपाल जी जो है मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे समाज या परंपराओं की आलोचना की जो गरीब व शोषण करते हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं, इसलिए मार्क्सवादी रहे। मार्क्सवादी ने ऐसी समस्याओं पर बहुत ज़्यादा जो है मंथन भी किया, और वो समाज के सामने लेकर भी आए। तर्क का तूफान, फूलों का करता इनकी प्रमुख कहानी है, यानी कि प्रसिद्ध कहानी है। अभिशाप आदि प्रमुख इनकी कहानियां हैं। उपेंद्र नाथ तस्कर जी पे आते हैं। भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये भी प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए। साथ ही साथ अब आते हैं हम प्रेमचंदोत्तर युग पर। जैसा कि ऊपर बताया था कि 4 भागों में विभक्त है, तो प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी लेखन में अनेक परिवर्तन हुए। इस युग में मनोवैज्ञानिक कहानी लिखी जाने लगी, दूसरी तरफ सामाजिक कहानियाँ भी लिखी जा रही थी। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों में जो है यशपाल जी, अमृत राय, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, ये सब आते हैं। ठीक है, प्रेमचंदोत्तर युग के जो अधिकांश कहानीकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। अभी आपको जो मैंने बताया था कि यशपाल जी जो है मार्क्सवादी थे, तो इनमें यशपाल जी का नाम जो है वो उन्होंने प्रेमचंद युग में भी लिखा और प्रेमचंद के युग के बाद भी लिखा उन्होंने। ठीक है, उन्हें यथार्थवादी कहानीकार भी कहा जाता है, किसको, यशपाल जी को। लेकिन प्रेमचंद जी को यथार्थवादी भी और आदर्शवादी भी। एक मैंने आपको बताया था कि भी सुदर्शन जी जो है वो आदर्शवादी थे। ठीक है, तर्क का तूफान ये भी हमने पढ़ चुके हैं प्रेमचंद, इनके बारे में, यशपाल जी के बारे में। अब आगे देख लीजिए। प्रेमचंदोत्तर युग में मनोवैज्ञानिक कहानी लिखी जा रही थी, तो मनोवैज्ञानिक में देखिए किस किस का नाम प्रमुख था। जैनेन्द्र जी, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे जी का नाम प्रमुख था, और इन लोगों ने मनोवैज्ञानिक कहानी लिखी है। देख लीजिए जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, पाजेब, वातायन, परंपरा, विपतगा, शरणार्थी आदि ये कहानियाँ रही हैं इन लोगों की। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। आंचलिक कहानीकारों में फणवेश्वर नाथ रेणु जी तथा मार्कंडे का नाम बहुत ही उल्लेखनीय प्रसिद्ध रहा है। रेणु की प्रमुख कहानियाँ लाल पान की बेगम, तीसरी कसम बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और बहुत अच्छी कहानियाँ। तीसरी कसम तो इनकी बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं और इस पर एक पिक्चर भी बन चुकी है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हाँ जी, चलिए आगे देखिए। इसमें जो है अब आते हैं हम यहाँ पर कहानी जी के बारे में। हंसा लाई इनकी जो है तीसरी कसम थी और गुलरा के पापा जैसी आंचलिक कहानियाँ भी लिखी गईं। मार्केंडी जी की जो कहानी थी हंसा जाई अकेला और गुलरा के पापा, तीसरी कसम के पे कहा पिक्चर भी बनी है जो राज कपूर जी की पिक्चर है। अगर आपने देखी है नहीं है तो उसको देखिए, बड़ी अच्छी है। फिर है स्वातंत्रोत्तर युग, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का युग। स्वतंत्रता के पश्चात कहानियों में कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए। ठीक है, ये आप चीज़ें देखते जाना कि किस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। जैसे प्रेमचंद जी के बाद किस तरह की कहानियाँ लिखी गई, मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ। आप स्वतंत्रता के बाद की कहानियाँ हैं, इसमें क्या हुआ, कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए। लंबी यात्रा के पश्चात हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अब आते हैं नई कहानी पर। नई कहानी में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नई चेतना के स्वर उभरे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम आदमी ने जिन आशा और सपनों को संजोया था वे टूटने लगे थे। राजनीतिक स्तर पर जहां भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था, वहीं सामाजिक स्तर पर जातिवाद और अधिक भयानक रूप धारण करने लगा था। इसी पर उन्होंने नई कहानी के नाम से विख्यात हुई। और इसमें नई कहानी में कौन कौन से लेखक या कहानीकार आते हैं, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, शेखर जोशी, भीष्म सानी आदि कहानीकारों के नाम नई कहानी के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं सहज कहानी पर। इसमें आप जो है इनकी कहानियाँ देखना, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने भी, प्रसिद्ध रही हैं इनकी कहानियाँ भी। सहज कहानी में जो है अमृत राय ने उठाई, जिसका बीड़ा जो है अमृत राय ने उठाया था सहज कहानी का। सहज संख्या की व्याख्या करते हैं अमृत राय जी ने कहा है कि सहज वह जिसमें आडंबर नहीं, ओढ़ा हुआ मैनरिज्म या मुद्रा दोष नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। उनके अनुसार सहज कहानी वह है जो सहज कथा रस से युक्त हो। सहज कहानी के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सहज कहानी न तो कोई नारा है, न तो कोई नारा है और ना ही कोई आंदोलन है। वास्तव में सहज कहानी अकेले कंठ की पुकार बनकर रह गई। उनकी इस वैचारिकता को अन्य कहानीकारों का समर्थन नहीं मिला। तो ये जो है सहज कहानी का जो दौर है या समय है, ज़्यादा नहीं चल पाया। इसके बाद सचेतन कहानी आई। सचेतन कहानी जो डॉक्टर महीप सिंह की देन है। इन्होंने व्यक्ति सचेतन कहानी जो है या महीप सिंह ने व्यक्तिवाद का विरोध किया या व्यक्तिवाद का विरोध करती है और यह मनुष्य के समग्र परिवेश के संदर्भ को स्वीकार करती है। ठीक है, अब फिर इसके बाद आता है आ कहानी। इसमें जो है सचेतन कहानी इस आतंक से मुक्त है। ठीक है, इसमें सचेतन कहानी में विविधता और गहराई दोनों ही मिलती है। चलिए अगले उस पर चलते हैं। समांतर कहानी इसके बाद आई। समांतर कहानी, इसकी जो अवधारणा पेश की वो कमलेश्वर जी ने की, जो अक्टूबर 1974 में सारिका पत्रिका के माध्यम से इन्होंने समांतर कहानी का दौर शुरू किया और बहुत ही ये प्रसिद्ध भी रही। अभी तक ये जो इनकी पत्रिका है ये आज तक भी चलती है, सारिका। और इसके माध्यम से इन्होंने समांतर कहानी आंदोलन को क्या कहना चाहिए काफ़ी बढ़ाया। और इनके अलावा कामता नाथ, जितेंद्र भाटिया, मिथिलेश्वर आदि कहानीकारों का इन्हें समर्थन मिला। समांतर कहानी के अधिकांश पक्षधर इसे आंदोलन नहीं मानते हैं, बल्कि मिथिलेश्वर ने इसे आंदोलन मानने से भी इनकार कर दिया है। उनकी इसकी खूबियाँ प्रशंसा की है। अनेक आलोचकों ने इनकी आलोचना भी की है, वो तो सभी की हुई है आलोचना। शैलेश मटियानी इनके प्रमुख कहानीकार हैं। शैलेश मटियानी ये सिलेबस में भी हैं, इसकी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार समांतर कहानी समकालीन दौर का सर्वाधिक हास्यास्पद या हानिकारक आंदोलन मानते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सारे कहानी के युग मैंने आपको बताए हैं। सहज कहानी, नई कहानी, समांतर कहानी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और मुझे उम्मीद है कहानी का ये जो आपका मैं नोट्स लेकर आई थी आपको पसंद आया होगा और इससे बाहर आप क्या लिख सकते हैं, है ना। तो ये हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी ये हिंदी कहानी का उद्भव और विकास से संबंधित जो नोट्स हैं आप उनको शेयर कीजिए।